बात करते हैं खबरों में चक्रवाती तूफान को लेकर। तो चक्रवाती तूफान सित्रांग ने बांग्लादेश में मचाई भारी तबाही। तूफान के टकराने के बाद बड़े पैमाने पर मकान हुए क्षतिग्रस्त। तूफान टकराने के बाद हुआ कमजोर। असम में भी देखा गया तूफान का असर। भारत सहित दुनिया के कुछ हिस्सों में दिखेगा इस साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण। भारत में शाम 4:29 से शाम 5:42 के बीच रहेगा आंशिक सूर्य ग्रहण। ऋषि सुनक होंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ऋषि सुनक बकिंगम पैलेस में आज किंग चार्ल्स से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी ने ऋषि सुनक को दी बधाई और वैश्विक मुद्दों पर साथ मिलकर काम करने की जताई उम्मीद। केनिया में 2 भारतीयों के लापता होने के मामले में विदेश मंत्रालय लगातार केनिया सरकार के संपर्क में। केनिया स्थित भारतीय उच्चायोग ने केनियाई राष्ट्रपति से मामले की जांच में तेजी लाने का किया आग्रह। इंडोनेशिया में नाव में आग लगने की घटना में बच्चों सहित 14 लोगों की मौत। राहत और बचाव अभियान के तहत 312 लोगों को जीवित बचाया गया। और खेल की खबरों में आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर 12 में मेजबान ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका से आज होगा मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया सुपर 12 के अपने दूसरे मुकाबले में पहले जीत के लिए करेगा कोशिश। और आइए नजर डालते हैं इन सभी खबरों पर विस्तार के साथ और बात करते हैं चक्रवाती तूफान सित्रांग की, जिसने बांग्लादेश में भारी तबाही मचाई है। बंगाल की खाड़ी में बने इस तूफान के कल दक्षिण पश्चिमी तट से टकराने के बाद बड़े पैमाने पर मकान क्षतिग्रस्त हो गए। सैकड़ों पेड़ गिर गए। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बांग्लादेश में चक्रवात सित्रांग के दस्तक देने के बाद कम से कम 5 लोगों के मरने की खबर है। स्थानीय मीडिया के अनुसार मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है। आपदा मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के प्रवक्ता ने बताया कि बरगुना, नरेल, सिराजगंज जिलों और भोला के द्वीप जिले तूफान सित्रांग से सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। कॉक्स बाजार से सटे हजारों लोगों और पशुओं को बाहर निकाला गया। कॉक्स बाजार तट से कम 28,155 लोगों को और 2,736 मवेशियों को निकाला गया। भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी दी कि चक्रवाती तूफान सित्रांग के आज दोपहर बाद निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील होकर कमजोर होने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह भी दी गई है। वहीं चक्रवात सित्रांग का भारत में असर देखने को मिल रहा है। असम के गुवाहाटी में बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव हुआ। रुक्मणी गांव और हटी गांव में भारी बारिश के कारण सड़कों पर जल जमाव हो गया। असम के नगांव में चक्रवात सित्रांग को लेकर अलर्ट जारी किया गया। शहर में बारिश के कारण कई घर क्षतिग्रस्त हुए और कई पेड़ उखड़ गए हैं। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान सित्रांग का पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में व्यापक असर हुआ है। दीपावली की रात भर बारिश होती रही। कोलकाता, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, हावड़ा और हुगली में सारी रात भारी बारिश हुई। तेज आंधी से कई जगहों पर पेड़ गिर गए। अभी तक जनहानि की कोई सूचना नहीं है। मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि चक्रवात का प्रभाव आज दिन भर रहेगा। दिन भर बारिश रहेगी। दरअसल सोमवार रात बांग्लादेश के बरिसाल में चक्रवात ने लैंडफॉल किया था। इस दौरान 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। इसके प्रभाव से ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश हुई है। दक्षिण 24 परगना में बकखाली समुद्र तट के तट पर ऊंची लहरें उठती हुई दिखाई दी। नागरिक सुरक्षा के संतु दास ने बताया कि हम पर्यटकों और स्थानीय लोगों को समुद्र के पास न जाने की चेतावनी दे रहे हैं। नॉर्मल चल रहा है। अभी तक दुकान पर थोड़ा खुल गया। अभी तक कोई ऑर्डर हम लोग के पास नहीं आया जो पानी में उतर जाए। टूरिस्ट लोग उतर नहीं रहा है। हम लोग बारन कर रहे हैं। अभी तक हम लोग बीच पे खड़ा है। अभी कोई आ नहीं रहा, जा नहीं रहा। अभी देश में इस साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण आज देखा जा सकेगा। देश में पूर्वोत्तर को छोड़कर कई भागों में लोग शाम 4:29 से लेकर शाम 5:42 तक सूर्यास्त होने तक सूर्य ग्रहण देख सकेंगे। भारत में जिन शहरों में सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा उनमें द्वारका, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, जयपुर, इंदौर,
ठाणे, भोपाल, लुधियाना, आगरा, चंडीगढ़, उज्जैन, मथुरा, पोरबंदर, गांधीनगर, सिलवासा और पणजी शामिल हैं। ओडिशा सरकार ने सूर्य ग्रहण के कारण आज सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, अदालतें, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान बंद हैं। ग्रहण को भारत समेत दुनिया के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। तो आज लगने वाले सूर्य ग्रहण से पहले धार्मिक मान्यता के मुताबिक श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में संगम घाट पर स्नान किया। सूर्य ग्रहण से पहले मंदिरों के पट बंद कर दिए गए। आंशिक सूर्य ग्रहण की वजह से प्रयागराज के मंदिर भी बंद कर दिए गए। तो सूर्य ग्रहण को लेकर केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिरों के कपाट आज कुछ देर के लिए बंद रखे गए हैं। शाम को ग्रहण खत्म होने के बाद एक बार फिर मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। सुबह पूजा के बाद मंदिरों के कपाट बंद किए गए हैं। कपाट शाम 5:32 पर फिर खोले जाएंगे। रुक करते हैं सियासी खबरों का। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन। 27 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 29 अक्टूबर को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। अब तक 255 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। राज्य की 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को मतदान और परिणाम 8 दिसंबर को घोषित होगा। चुनाव आयोग ने 14 अक्टूबर को चुनाव स्केड्यूल घोषित किया था। राज्य में 17 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी और पहले दिन कोई भी नामांकन नहीं हुआ। 18 अक्टूबर को 2 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे थे। इसके बाद नामांकन प्रक्रिया में तेजी देखने को मिली। 19 अक्टूबर को 9 उम्मीदवारों, 20 अक्टूबर को 38 उम्मीदवारों, 21 अक्टूबर को सर्वाधिक 206 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। इस तरह अब तक 255 उम्मीदवार अपना नामांकन भर चुके हैं। 22, 23 और 24 अक्टूबर को अवकाश की वजह से नामांकन नहीं भरे गए। भाजपा और कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने अब तक हमीरपुर सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया। भाजपा और कांग्रेस में टिकट नहीं मिलने से कई सीटों पर बगावत देखने को मिली। दोनों दलों के नाराज नेताओं ने आज बतौर निर्दलीय नामांकन भरने का ऐलान किया। राज्य के चुनावी रण में आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी और माकपा से भी उम्मीदवार उतारे हैं। कांगड़ा से विधायक पवन काजल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पवन काजल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। वहीं हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र से प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगी। आज वे मंडी के जंजैहली में जनसभा करेंगी। बात करते हैं दीपावली की। दीपावली को राजधानी दिल्ली में प्रतिबंध के बावजूद खूब पटाखे फोड़े गए। इस वजह से दिल्ली की आबोहवा का जो स्तर है वो खराब पर पहुंच गया। रात में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 323 दर्ज किया गया। ये बेहद खराब स्तर होता है। आज सुबह भी दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ देखा गया। कुछ इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया, जो बेहद खराब स्तर की श्रेणी में आता है। दिल्ली में आज सबसे ज्यादा प्रदूषण पूसा में रहा। यहाँ AQI 420 के स्तर पर पहुंचा। बीते कुछ दिनों में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम हो गया था, लेकिन अब फिर से जहरीली हवा बहने लगी है। दिवाली के बाद महाराष्ट्र के पुणे में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई। लोगों द्वारा भारी मात्रा में पटाखे जलाए गए और इसी कारण शहर में प्रदूषण स्तर में काफी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। पुणे वासियों की सुबह धुएं की चादर के बीच हुई। आसमान भी पटाखों से निकले धुएं की वजह से धुंधला हो गया। आप देख सकते हैं जो गगनचुंबी इमारतें हैं वो धुंधली नजर आ रही हैं, क्योंकि धुएं की चादर है वहां पर। धुएं रूपी जहर के हवा में घुलने के बाद प्रदूषण में इजाफा लोगों की परेशानी का सबब है। गुजरात के वडोदरा में दिवाली की देर रात 2 गुटों में सांप्रदायिक हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी और आगजनी की गई। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने पुलिस के सामने ही पेट्रोल बम भी फेंके। ये घटना पानीगेट के मुस्लिम मेडिकल सेंटर के पास की बताई जा रही है। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे
बाकी सभी ने स्ट्रीट लाइट्स पर भी पत्थर चलाए, जमकर बवाल काटा। डीसीपी यशपाल जगनिया ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और 19 लोगों को हिरासत में ले लिया। सभी से कड़ी पूछताछ की जा रही है। स्थिति फिलहाल पूरी तरह से नियंत्रण में है। डीसीपी ने बताया सीसीटीवी की जांच की जा रही है और चश्मदीदों से भी पूछताछ। और अब बात टीकाकरण को लेकर, जिसका आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 219 करोड़ 56 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। 12 से 14 आयु वर्ग के 4 करोड़ 12 लाख से अधिक बच्चों को उनकी कोरोना की पहली खुराक मिली। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। एक नजर कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 862 मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.76%। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1% से ज्यादा। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.35%। बात दलाल स्ट्रीट की। भारतीय शेयर बाजार आज सुबह अपने निवेशकों को दिवाली का तोहफा लेकर सामने मौजूद हुए। लगातार 8वें सत्र में बढ़त बनाई गई। निवेशकों ने आज बाजार खुलते ही खरीदारी शुरू कर दी और सेंसेक्स एक बार फिर 60,000 के पार चला गया। बीएसई की अगर बात करें तो प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 171 अंकों की उछाल के साथ 60,002 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी भी 17,808 के स्तर पर खुला और वहीं पर कारोबार करता हुआ नजर आया। अगर ग्लोबल मार्केट की चाल का असर देखें तो वो भारतीय शेयर बाजारों पर पड़ता हुआ एशियाई बाजारों में गिरावट देखी जा रही है, जिससे निवेशक थोड़ा बहुत दबाव में जरूर नजर आए और बाजार ने शुरुआती बढ़त को गंवाया था। कल के मुहूर्त ट्रेडिंग का अगर जिक्र करें तो सेंसेक्स 524 अंकों की छलांग के साथ 59,831 पर, निफ्टी 154 अंकों की बढ़त के साथ 17,730 के स्तर पर बंद हुआ। अब बात करते हैं कच्चे तेल के दामों को लेकर। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में लगातार तेजी बनी हुई है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन क्रूड ऑयल $94 प्रति बैरल के करीब। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। इंडियन ऑयल वेबसाइट के मुताबिक आज दिल्ली में पेट्रोल ₹96.72 प्रति लीटर और डीजल ₹79.62 लीटर रहा। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ब्रेंट क्रूड है, अगर उसे हम देखें तो वो $93 प्रति बैरल पर ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड की भी अगर बात की जाए तो वो बढ़त के साथ $84.89 प्रति बैरल पर कारोबार करता हुआ। देश के आकांक्षी जिलों में शामिल तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में एकीकृत जनजातीय विकास प्राधिकरण जिले के जनजातीय समाज के युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, ताकि ये युवक बेरोजगार ना रहें और रोजगार पाएं। देखिए जमीनी हकीकत से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। एक अच्छा रोजगार हर किसी युवा की चाहत होती है, लेकिन कई युवाओं को उपयुक्त शैक्षिक योग्यता होने के बावजूद उस क्षेत्र में कौशल की कमी के कारण अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती। इसी के मद्देनजर भद्राद्री कोठागुडेम में जनजातीय समाज के नौकरी के इच्छुक युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले के भद्राचलम में एकीकृत जनजातीय विकास प्राधिकरण ITDA जनजातीय समाज के युवाओं को कंप्यूटर, अंग्रेजी बोलने, खुदरा विपणन, फार्मेसी आदि में 60 दिनों का प्रशिक्षण दे रहा है। प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ ही यहाँ प्रशिक्षुओं को मुफ्त भोजन भी प्रदान किया जाता है। ITDA प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूरा करने के बाद विजयवाड़ा और हैदराबाद में कॉरपोरेट कंपनियों में साक्षात्कार में भाग लेने की सुविधा भी दे रहा है, ताकि ये युवा रोजगार पा सकें। This training program is a free training program under special central assistance. In this training program, we have courses like retail sales associate, pharmacy assistant, and web developer. In these courses, generally people who are financially weak, those people get included in this training program. So generally we take only tribal people here. जो ट्राइबल पीपल, गांव के विलेज के पीपल रहते हैं, उनको एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा कम पता चलता है। इसीलिए वो लोग उनको ये ITDA फ्री कोर्सेस अवेलेबल देती है।
फ्री कोर्स का मतलब ये है कि जो कोर्स वो उनके पास फिनेंशियल डेवलपमेंट नहीं रही के जो बाहर जाके नहीं सीख सकते हैं, जैसे कंप्यूटर्स है, वेब डेवलपर है, फार्मेसी है, ऐसे बहुत सारे वैल्यूएबल एक्सपेंसिव कोर्सेज को लोग बाहर सीख नहीं सकते हैं। वैसे के गांव विलेज के पीपल को आईटीडीए अपने स्वयं खर्चा से सिखाती है। इस केंद्र में प्रशिक्षण पा रहे कई युवा इस प्रशिक्षण को काफी महत्वपूर्ण मान रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि यह उन्हें रोजगार पाने में मदद करेगा। कोचिंग में वेब डेवलपमेंट एंड सॉफ्ट स्किल्स देता, वेब डिज़ाइनिंग मैं पूरा सीखता इधर। अभी जाते प्लेसमेंट पक्का जाता है। I have to learning here soft skills, basic computer, and I joined here pharmacy assistant. They are teaching very well in some teaching in thoughts or like skills and soft skills, how to behave another people. నేను ఇక్కడ యువత శిక్షణ కేంద్రంలో నేను 2 months मैं यहाँ से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। मैं रिटेल सेल्स एसोसिएट्स का कोर्स कर रहा हूँ। यहाँ मुझे सॉफ्ट स्किल और अंग्रेजी बोलना सिखाया जा रहा है। इस ट्रेनिंग के बाद नौकरी मिलेगी। स्पोकन इंग्लिश मुझे आईटीसी रिटेल ग्रुप में नौकरी मिली है। मैं भद्राचलम शॉपिंग मॉल में नौकरी कर रही हूँ। मैं काफी खुश हूँ। भद्राद्री कोठागुडेम के तेलंगाना के आकांक्षी जिला बनने के बाद से यहाँ केंद्र सरकार की कई विकास परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें से कौशल विकास पाठ्यक्रम यहाँ के युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। बात करते हैं ऋषि सुनक को लेकर, जो आज सुबह बकिंगम पैलेस में किंग चार्ल्स से मुलाकात के बाद ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन जाएंगे। निवर्तमान प्रधानमंत्री लिज ट्रस आज अपनी कैबिनेट की अंतिम बैठक लेंगी। लिज ट्रस ब्रिटेन के इतिहास में सबसे कम अवधि केवल 44 दिनों तक रहने वाली प्रधानमंत्री रहीं। बाद में वे बकिंगम पैलेस में किंग चार्ल्स से प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी अंतिम मुलाकात करेंगी। कंजर्वेटिव पार्टी के नए नेता के रूप में चुने जाने के बाद ऋषि सुनक ने आर्थिक संकट के बीच ब्रिटेन में स्थिरता और एकता का संकल्प किया। ऋषि सुनक ब्रिटेन के भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री होंगे। 42 वर्षीय सुनक 2 महीने के अंतराल में ब्रिटेन के तीसरे प्रधानमंत्री बनेंगे। इतिहास ने एक और करवट ली और करीब 1.5 महीने पहले 10 डाउनिंग स्ट्रीट में प्रवेश करने से महज एक कदम दूर रह जाने वाले भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने आखिरकार इतिहास दर्ज करते हुए कंजर्वेटिव पार्टी के नेता चुन लिए गए। ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे। 1922 समिति के अध्यक्ष सर ग्राहम ब्रैडी ने इसकी औपचारिक घोषणा की। पीएम पद की दौड़ में पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के हटने के बाद ये तय माना जा रहा था कि सुनक ही ब्रिटेन के अगले पीएम होंगे। हालांकि एक उम्मीदवार पेनी मॉर्डेंट लगातार रेस में बनी हुई थी, लेकिन ऋषि सुनक के राजनीतिक कद और आर्थिक समझ के सामने वो टिक नहीं पाई। ऋषि सुनक के पक्ष में पार्टी सांसदों के अपार समर्थन को देखते हुए पेनी मॉर्डेंट ने मैदान छोड़ दिया और सुनक के समर्थन की घोषणा कर दी। ये इसलिए भी ऐतिहासिक है कि हाल के दिनों में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के निर्विरोध निर्वाचन की ये पहली घटना है। As returning officer in the leadership election, I can confirm नेतृत्व के लिए हुए चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी के रूप में मैं पुष्टि करता हूं कि हमें एक वैध नामांकन मिला है और इसलिए ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में चुने गए हैं। You may wish to know the new leader of the party will address us in this room at 2:30. ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के सामने कई मुश्किल चुनौतियां और सवाल होंगे। इनमें सबसे मुश्किल है ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति। थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री रहीं लिज ट्रस के प्रशासन ने जो मुश्किल हालात पैदा किए हैं, उसने कंजर्वेटिव पार्टी को संकट में डाल दिया है। उनके फैसले और फिर उनसे पीछे हटने की वजह से ब्रिटेन को वित्तीय बाजार के हाथों क्रूर व्यवहार सहने के लिए मजबूर कर दिया। पार्टी नेता चुने जाने के बाद ऋषि सुनक ने पटरी से उतर रही अर्थव्यवस्था को दौड़ाने का भरोसा दिया। We face a profound economic challenge. We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together. Because that is the only way we will overcome the challenges we face and build a better, more prosperous future for our children
and our grandchildren. I pledge that I will serve you with integrity and humility, and I will work day in, day out to deliver for the British people. सुनक के कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुने जाने के बाद ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड में उछाल देखा जा रहा है। ब्रिटेन में पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री होता है, इसलिए इसी सप्ताह ऋषि सुनक ब्रिटेन की कमान संभाल सकते हैं। गौरतलब है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तब उन्होंने कहा था कि जिस जनादेश के तहत उनका चुनाव हुआ था उसे वो पूरा नहीं कर सकी। लिज ट्रस का इस्तीफा गृह मंत्री सुइला ब्रेमैन के पद छोड़ने और कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों के बगावत के बाद हुआ था। तो ऋषि सुनक एक भारतीय माता पिता की संतान है और उनकी तरक्की की यात्रा हर उस प्रवासी का सपना हो सकता है जो बेहतर अवसरों की तलाश में देश की सीमाओं से आगे निकलता है। बैंकिंग की पृष्ठभूमि, अर्थव्यवस्था की बारीकियों की समझ उन्हें राजनीतिक की इस सर्पीली गलियारों में ले गई। 2015 में पहली बार सांसद बनने के बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब आप पहुंचे प्रधानमंत्री पद तक के इस अहम पद तक। आइए नजर डालते हैं उनके इस रोमांचक सफर पर। करीब 1.5 महीने पहले कड़े मुकाबले में कंजर्वेटिव पार्टी के सर्वोच्च पद से चूक जाने वाले भारतीय मूल के सांसद ऋषि सुनक इस बार अपने प्रतिद्वंदियों को चित कर इतिहास रचने में सफल हो गए हैं। पिछली बार की हार से सबक लेते हुए ऋषि सुनक की पूरी कोशिश थी कि चुनाव की नौबत न आए और ऐसा ही हुआ। पहले 50 से अधिक सांसदों के समर्थन का दावा करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने खुद को रेस से अलग किया और फिर दौड़ में बची पेनी मॉर्डेंट 100 सांसदों का समर्थन नहीं जुटा सकी और फिर कभी भारत पर करीब सदी तक राज करने वाले देश की सत्ता के शिखर पर भारतवर्ष की माटी से संबंध रखने वाले नेता ऋषि सुनक ने इतिहास रच दिया। अपनी चिट्ठी से बोरिस जॉनसन की सत्ता को उखाड़ फेंकने वाले ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को साउथहैम्पटन, हैम्पशायर, दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में भारतीय माता पिता यशवीर और उषा सुनक के घर में हुआ था। सुनक के दादी दादा ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में पैदा हुए थे और 1960 के दशक में पूर्वी अफ्रीका से ब्रिटेन में आकर बस गए थे। सुनक ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं। 2001 से 2004 तक उन्होंने एक निवेश बैंक गोल्डमैन सैचेस में एक विश्लेषक के रूप में काम किया। ऋषि सुनक ने 2009 में अक्षमता मूर्ति के साथ शादी के बंधन में बंध गए। उनकी पत्नी भारतीय उद्योगपति NR नारायण मूर्ति की बेटी हैं। 2015 के चुनाव में सुनक रिचमंड से सांसद चुने गए। 2015 से 2017 तक पर्यावरण, खाद्य और ग्रामीण मामलों की चयन समिति के सदस्य के रूप में काम किया। सुनक ने 2016 में यूरोपीय संघ के जनमत संग्रह का समर्थन किया। 2017 के आम चुनाव में उन्हें उसी सीट से सांसद के रूप में फिर से चुना गया। सुनक ने 2019 में कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व चुनाव में PM बोरिस जॉनसन का समर्थन किया। 2019 में फिर संसद पहुंचे और बोरिस जॉनसन ने टेसे के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी। तब उन्हें चांसलर साजिद जावेद के अधीन कार्य किया। फिर प्रिवी काउंसिल के सदस्य बनाए गए। 2020 में कैबिनेट में हुए फेरबदल के बाद सुनक को राजकोष के चांसलर के रूप में पदोन्नत किया गया। कोरोना महामारी के बीच सुनक ने अपना पहला बजट 2020 में पेश किया। जब दुनिया कोरोना के कहर से कराह रही थी, तब सुनक के कार्यों को न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि दुनिया भर में सराहा गया। उन्होंने कोरोना काल में देश को आर्थिक मंदी से सफलतापूर्वक निकाला। 2020 में होटल उद्योग को ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम से 15.25 करोड़ लोगों की मदद की। कर्मचारियों और स्वरोजगार वाले लोगों को अगस्त 2020 में 2 लाख की सहायता राशि मुहैया कराई। कोरोना काल में समूचे पर्यटन उद्योग को 10,000 करोड़ का भारी भरकम पैकेज प्रदान किया। सुनक की यही वो योग्यता थी जिसके चलते PM की पिछली दावेदारी में वो सांसदों के बीच पहली पसंद थे, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं का भरोसा जीतने में सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन खराब होती पार्टी की छवि को बचाने के लिए सांसदों ने यह जिम्मेदारी सुनक को सौंपकर
इस बार मामले को कार्यकर्ताओं की अदालत में नहीं ले जाने दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि सुनक को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने पर ऋषि सुनक को बहुत बधाई। वैश्विक मुद्दों और रोड मैप 2030 को लागू किए जाने को लेकर मैं मिलकर काम करने को लेकर उत्सुक हूं। हम अपने प्राचीन संबंधों को आधुनिक साझेदारी में बदल रहे हैं। ऐसे में भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिकों को विशेष रूप से दिवाली की शुभकामनाएं। भारतीय मूल के ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के ऐलान के साथ भारत समेत दुनिया भर से बधाई देने वालों का तांता सा लग गया। ब्रिटेन के होने वाले अगले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के ससुर एवं इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति ने उन्हें बधाई दी। नारायण मूर्ति ने कहा कि हमें उन पर गर्व है और हम उनकी सफलता की कामना करते हैं। हमें विश्वास है कि वह यूनाइटेड किंगडम के लोगों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। भारत सरकार 2 लापता भारतीय नागरिकों मोहम्मद जैद समी खिदवई और जुल्फिकार अहमद खान की तलाश के सिलसिले में लगातार केनिया सरकार के संपर्क में है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत में केनिया के उच्चायुक्त भी दोनों व्यक्तियों के परिवारों से संपर्क बनाए हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने रविवार को केनिया के उच्चायुक्त को बुलाकर इस मामले में भारत की चिंता से उन्हें अवगत कराया। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि केनिया पुलिस की आंतरिक मामलों की इकाई इस सिलसिले में जांच कर रही है। केनिया की मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार दोनों भारतीय नागरिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी दल के सदस्य के रूप में राष्ट्रपति विलियम रट के चुनाव अभियान में शामिल होने के लिए वहां पहुंचे थे। खबर इंडोनेशिया से, जहां पूर्वी नुसा टेंगारा प्रांत के पास समुद्र में एक नाव में आग लगने की वजह से बच्चों सहित 14 लोगों की मौत हो गई। बचाव अभियान अभी भी जारी है और करीबन 312 लोगों को जीवित बचा लिया गया है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। स्थानीय परिवहन एजेंसी के एक अधिकारी ने राज्य समाचार एजेंसी अंतरा के हवाले से जहाज नौकायान के लिए फिट था, ये कहा है। रूस यूक्रेन के संघर्ष के बीच अमेरिका ने रूस द्वारा डर्टी बम इस्तेमाल करने की तैयारी के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने रूस को युद्ध में परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। प्राइस ने यह भी कहा कि अमेरिका को इस बात की कोई जानकारी नहीं कि रूस परमाणु हथियार का उपयोग करने की तैयारी कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को एक और महीना पूरा हो गया। यूक्रेन ने रूसी सेना के खिलाफ युद्ध जारी रखने का फैसला किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इस सर्दी को यूक्रेन के सबसे कठिन दौर के रूप में करार दिया है। रूस ने सर्दियों से पहले यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला करने के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल्स और ईरानी निर्मित ड्रोन का उपयोग कर एक नए तरह की लड़ाई का अभियान शुरू कर दिया। देश की सरकार नागरिकों से गर्म कपड़े, मोमबत्तियां, फ्लैशलाइट और बैटरी को स्टॉक करने का आग्रह कर रही है। साथ ही सरकार लोगों से ये भी अपील कर रही है कि वह कम से कम उपकरणों का इस्तेमाल करें और देश के इस कठिन समय में ऊर्जा को बचाने का काम करें। वक्त ब्रेक का। टीम 16 विजेता 1। क्या 15 साल बाद बनेगी टीम इंडिया T20 की सरताज? ग्राउंड जीरो से लगातार देते रहेंगे हम आपको अपडेट्स। T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी तमाम जानकारियां सिर्फ DD न्यूज पर।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। रूसी और यूक्रेनी सेनाओं के बीच लड़ाई जारी है। रूसी कब्जे वाले खैरसान से निकले निवासी क्रीमिया शहर दजानकोई जा पहुंचे। रूस ने लोगों द्वारा खाली किए गए क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेकर अपने अधिकारियों को स्थापित किया। लोगों के निकलने के लिए रूस ने बसों का इंतजाम किया। रूस ने युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद यूक्रेन के अधिकांश दक्षिणी खैरसान क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था और इसे अपने कब्जे के रूप में घोषित कर दिया, जिसे कीव और पश्चिमी देशों ने अवैध करार दिया। अमेरिका के मिसौरी के सेंट लुइस हाई स्कूल में गोलीबारी की एक दिल दहला देने वाली घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल। इस हमले में शामिल संदिग्ध की पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मौत हो गई। संदिग्ध की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। मरने वालों में एक महिला और एक लड़की शामिल है। जवाबी हमले में पुलिस शूटर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अमेरिका में भी भारतीयों ने धूमधाम से दीपावली का त्यौहार मनाया। व्हाइट हाउस में दिवाली पर भारतीय अमेरिकियों को शानदार पार्टी दी गई। अब तक के सबसे बड़े दीपावली उत्सव की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन ने की। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वागत समारोह में कहा कि हम भारतीय अमेरिकियों की मेजबानी कर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। हम दिवाली उत्सव को खुशी का हिस्सा बनाने के लिए उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी मौजूद रहीं। इस बीच जिल बाइडेन ने कहा कि एशिया के लोगों को, खासकर भारतीयों की वजह से ही अमेरिका तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने सभी को दीप पर्व की बधाई देते हुए ये कहा कि बाइडेन सरकार हमेशा उनके हित में काम जारी रखेगी। जिल ने कहा कि मैं आभारी हूँ कि आज इस दिवाली के कारण दृढ़ता और विश्वास के साथ, प्यार के साथ आपको इस घर तक लाया गया। राष्ट्रपति बाइडेन ने दिवाली उत्सव को आनंदमय बनाने के लिए अमेरिका में एशियाई अमेरिकी समुदाय को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये सब अमेरिकी संस्कृति का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि जैसा कि हम आधिकारिक तौर पर व्हाइट हाउस में दिवाली रिसेप्शन की मेजबानी करते हुए सम्मानित महसूस कर रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी दिवाली समारोह के अवसर पर लोगों को रोशनी के पर्व की बधाई दी। उन्होंने व्हाइट हाउस के लोगों का ये कहा कि उनका घर है और हमारे राष्ट्रपति और प्रथम महिला ने उन सबके साथ दिवाली मनाकर इस जगह को और बेहतर बना दिया। फिलीपींस की राजधानी मनीला के उत्तर में लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हागोनाई शहर अक्सर बाढ़ ग्रसित रहता है, जिसका मुख्य कारण पास की नदी और मनीला खाड़ी है और उससे आने वाला जल प्रवाह। सड़कों पर जल जमाव के कारण सड़क और छोटे वाहनों के लिए ये दुर्गम हो जाती है, जिससे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, और इसी का उदाहरण हमें फिलीपींस के इस छोटे शहर में देखने को मिला। फिलीपींस की राजधानी मनीला से करीब 37 किलोमीटर दूर पूरी तरह पानी में डूबा बुलाकान प्रांत का हागोनाई शहर अक्सर बाढ़ग्रस्त रहता है। नदी के तट पर बसा ये शहर मनीला खाड़ी से आने वाले जल प्रवाह का सामना तो करता ही है, मानसून के दिनों में हालात और भी खराब हो जाते हैं। हालात कुछ भी हो, रोजमर्रा की जरूरत के लिए घर से बाहर तो निकलना ही पड़ता है। अब शहर में हर जगह नाव तो चल नहीं सकती, इसलिए लोगों ने जुगाड़ भी कर लिया है। हम साल भर बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। हमारे वाहन बाढ़ के पानी में नहीं चल सकते, इसलिए हमने रोजी रोटी के लिए उन्हें मॉडिफाई कर लिया है। मेरी मोटर बाइक में मेटल की एक पट्टी लगी हुई थी। मैंने इसकी ऊंचाई बढ़ाने के लिए एक एक्सटेंशन भी लगा दिया है। हागोनाई की सड़क और गलियों में कभी कभी तो कमर तक पानी भर जाता है, इसलिए यहाँ के मोटर बाइक टैक्सी ड्राइवरों ने अपनी गाड़ियों को मॉडिफाई कर ये शक्ल दे दी है। खूबसूरती से मेटल का इस्तेमाल करके गाड़ी के इंजन और सीटों को 1 मीटर तक ऊंचा कर दिया गया है, जिससे सवारियों को भी आसानी होती है और गाड़ी के इंजन को नुकसान पहुंचाए बिना टैक्सी ड्राइवरों की कमाई भी हो जाती है। हम जैसे काम से बाहर निकलने वालों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाढ़ के पानी में चलने के लिए हमें इसी तरह के संशोधित मोटर बाइक जैसे परिवहन की आवश्यकता होती है। मुझे ये देखकर अच्छा लगता है कि कुछ वक्त के लिए ही सही, इस तरह मोटर बाइक टैक्सी ड्राइवर बाढ़ में लोगों के काम आ रहे हैं।
हागुनाई में ट्रांसपोर्टेशन के इस अंदाज को देखकर तो यही कहा जाएगा कि आवश्यकता ही जुगाड़ की जननी है। पहले तो बाइक को टैक्सी बना दी और बाढ़ के पानी में सहूलत और रोजगार को बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार उसे मॉडिफाई भी कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। बात क्रिकेट की। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे T20 विश्व कप में आज श्रीलंका और मेजबान ऑस्ट्रेलियाई टीम आमने सामने होंगी। पर्थ में खेले जाने वाले इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम पिछली हार को भुलाकर टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज करने के लिए कोशिश करेगी। वहीं एशिया चैंपियन श्रीलंका लगातार दूसरी जीत दर्ज कर सेमीफाइनल की ओर एक और कदम बढ़ाना चाहेगी। राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन लक्ष्य सेन का सामना आज पेरिस में शुरू हो रहे फ्रेंच ओपन बैडमिंटन के पहले दौर में किदाम्बी श्रीकांत से होगा। सेन और श्रीकांत विश्व रैंकिंग में 8वें और 11वें स्थान पर, दोनों कैरियर में दूसरी बार आमने सामने होंगे। इस मैच के विजेता का सामना अगले दौर में दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी डेनमार्क के एंडर्स एटोनसन से हो सकता है। वहीं भारत के HS प्रणॉय को पहले दौर में मलेशिया के डारेन लियू से भिड़ते हुए आप देखेंगे। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल पहले दौर में जर्मनी की वॉन्ने ली के साथ खेलती हुई नजर आएंगी। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।